करने साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, सत्पुरुषों बहनों, आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो विषय मिला है आत्मनिर्भर राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, इस विषय को हम करीब 40-45 मिनट में रखें और उसके बाद ज़्यादा समय इसका भी दें प्रश्नोत्तरी के लिए, तो ऐसा प्रयास करेंगे। तो उसमें बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उस दौरान उनकी भेंट सभी उस टाइम के जो वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी सहित उस भेंट एक लोगों में अज्ञानता, अभाव, अनाचार, अनीति सभी कुछ है। इसको कैसे दूर किया जाए? तो एक ताना बाना उनके दिमाग में चला और तैयार किया कि इस 1000 साल की गुलामी के दुष्प्रभाव को कैसे हम 100 वर्ष के अंदर दूर कर पाए। उन्होंने अज्ञानता के लिए प्रचार क्रांति अभियान, जिसको हम कहते हैं विचार क्रांति अभियान, शुरू किया और वो सफलतापूर्वक आप सब लोगों के सहयोग से वो चला और अभी भी चल रहा है। दूसरी बात अभाव की थी। अभाव के लिए उन्होंने रचनात्मक आंदोलन की बात कही, रचनात्मक क्रांति की बात कही, जिस पर आज हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, जो आधार है स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का। तीसरी बात थी अनाचार नीति की। उससे लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग इन दो कार्यक्रमों से नहीं सहमत होंगे उनको हम संघर्षात्मक तरीके से भी समझाएंगे। तो उसी बात को लेकर के जब रचनात्मक कार्यक्रम की बात आई, आपने सुना होगा, सबको जानकारी होगी कि गुरुदेव ने अपने गांव में ही आंवलखेड़ा में रहते हुए भी रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया था और एक कपड़ा बुनने की खड्डी वहां लगाई, जो आज भी जो लोग आंवलखेड़ा जाते हैं वो बुनता घर के नाम से वो जगह आज भी हमारे पास पड़ी हुई। जैसे वो मथुरा आए 1951 में, तो यहाँ आकर के भी उन्होंने सबसे पहले एक स्वावलंबन विद्यालय की स्थापना की, जिसमें बहुत सारे ट्रेड्स की ट्रेनिंग वो देने की बात करते थे। उनके दिमाग में एक सपना था, जो बार बार युग निर्माण योजना का जो उद्देश्य बताते रहे आपको, हमको सबको, कि धरती को स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व पैदा करने की बात। 1944 में अखंड ज्योति में उन्होंने एक लेख लिखा था फरवरी में, सतयुग कब और कैसे। उसमें उन्होंने एक समय दिया, ठीक 100 साल का,
उन्होंने कहा 1000 साल की दास्ते के जितने दुष्परिणाम हैं उनको हम 100 साल में पूरी तरह से दूर कर देंगे और देश को उसी स्थान पर ला के खड़ा कर देंगे जहाँ 1000 साल पहले था। यानी देश हमारा सोने की चिड़िया, जगत गुरु, विश्व गुरु और आर्थिक रूप से दुनिया को रास्ता दिखाने वाला था। उस 1944 की उनकी घोषणा 2043 में पूरी होती है, यानी संवत 2001 से में पूरी होती है। आज हम उससे 23 साल पीछे खड़े हैं, 2020। आज ये ईश्वरीय कृपा कहें या प्रकृति का सहयोग कहें कि आपको इस कार्यक्रम को देखते हुए ऐसे ही लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को मिल गए, जिन्होंने अभी 12 मई को आत्मनिर्भर राष्ट्र की बात की। उन्होंने ही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कही, 21वीं सदी भारत की सदी। ये दोनों बातें ऐसी हैं जो गायत्री परिवार के कार्यक्रमों से सीधे सीधे मेल खाती हैं। अभी यदि हम आगे इस बात को चर्चा बढ़ाएं तो सभी महापुरुषों ने जगह जगह एक बात कही है, लिखी है, लोगों को बताई है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अब यदि हम देखें तो भारत की आत्मा गांव बसती है नहीं बसती, ये तो लोगों को दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, परंतु समुद्र तट के कुछ गांव को यदि छोड़ दें तो भारत के सभी गांव कृषि और पशुपालन दो ही कार्यों में रुचि रखते हैं और यही दो कार्य उनके पास आज की तारीख। गुरुदेव ने कहा कि केवल इन दो कामों से किसान का और किसान के आधारित मजदूर का पूर्णकालिक काम नहीं है, इनको साथ में कोई ना कोई और गृह उद्योग, कुटीर उद्योग लेने पड़ेंगे। बात जब कृषि की आती है तो कृषि में आप देखेंगे कि सन 60 से 70 तक एक क्रांति आई, हरित क्रांति के नाम से। उसमें हमने कृषि का मशीनीकरण और रसायनीकरण किया। उस वक्त आवश्यकता थी अधिक पैदावार की, देश गेहूं भी बाहर से मंगा रहा था। आपको याद होगा 1965 में अमेरिका ने जब दबाव डाला कि PLA का गेहूं आता था कि हम ये शर्तें हमारी मानिए, नहीं तो हम आपका गेहूं बंद कर देंगे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उस टाइम आपके प्रधानमंत्री थे। जो लोग उस समय की याद रखते होंगे, जानते होंगे, शास्त्री जी ने पता किया कि हमारे पास गेहूं की शॉर्टेज कितनी है। तो अधिकारियों ने उनको बताया कि हमारे पास 14वां हिस्सा गेहूं कम पड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक सप्ताह में 14 समय भोजन होता है, तो यदि हम एक समय का भोजन छोड़ दें तो निश्चित रूप से हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। उन्होंने इस देश के नाम संदेश जारी किया और आप सब लोग जानते होंगे कि पूरे देश ने सोमवार के दिन सुबह का खाना बंद किया, उपवास रखा। इसी प्रकार से आज आपको राष्ट्र संदेश भेज करके वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई सारे लोकल और लोकल को वोकल करके ग्लोबल बना, वही गुरुदेव का सूत्र दिया उन्होंने। गुरुदेव ने सूत्र दिया था, खपत के अनुसार उत्पादन,
और उत्पादन के अनुरूप खपत। वही बात प्रधानमंत्री जी ने कही और उनका जो पर्पज है कहने का, बताने का, वो एक ही है कि आज एक पहले भी आपने देखा होगा कि हम आज़ादी के बाद से ही एक स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं। स्वदेशी में और आत्मनिर्भरता में थोड़ा सा अंतर है। स्वदेशी बम्बई में सामान बन के आसाम में उपयोग हो सकता है, देश के किसी भी कोने में उपयोग हो सकता है, वो स्वदेशी है। आत्मनिर्भरता से हमारा प्रयास ये होगा कि लोकल प्रोडक्शन, लोकल खपत, उसको हम आत्मनिर्भर या स्वावलंबी कहने की बात करें। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी 200 साल पहले यदि हम जाएं और 200 साल पहले की गांव की स्थिति हम देखें, तो भारतीय गांव पूर्ण रूप से स्वावलंबी गांव। गांव में नमक के अलावा दूसरी कोई चीज अपनी आवश्यकता की सभी चीज पैदा करता था। वो कपड़े के लिए कपास पैदा करता था, उस कपास को किसान ओटता था, उसका बिनौला और कपास अलग अलग करता था। उस कपास को किसान के घर में ही कटाई होती थी सूत की, तो सूत काटता था। गांव का कपड़ा बुनने वाला जुलाहा जिसको हम कहते थे, वो उस कपड़े को बुनता था, गांव का दर्जी उसको सिलता था और वो कपड़ा आपके इस्तेमाल में आता था। गांव का ही धोबी उसको धोता था। तो जुलाहे को भी काम था, सिलने वाले को भी काम था, धुलाई वाले को भी काम था। इसी प्रकार से सारी चीजें, कोई चीज ऐसी नहीं थी कि गांव से में मंगानी पड़े। गांव से शहर को जाने की बात तो थी, कोई बात नहीं। जितने प्रोडक्ट थे भारतवर्ष की, जो एक कहना चाहिए महिला शक्ति की या नारी शक्ति की या बहनों की जो कुशलता है, वो इतनी ज्यादा है कि वो तमाम तरह की चीजें, चाहे वो अनाज से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जी से संबंधित हो, चाहे वो फलों से संबंधित हो, चाहे वो दूध घी से संबंधित हो, उन सब के गृह उद्योग हर घर में चलते थे। कोई आदमी गांव में अपने अनाज का आटा पिसवाने के लिए शहर नहीं जाता। हर घर में हाथ की चक्की थी, हाथ की चक्की से सारे काम थे। आटा भी पिसता था, दलिया भी बनता था, मैदा भी बनती थी, नमक भी पिसता था, मसाले भी उसी होते थे। ये सारे काम हाथ की चक्की से होते। वही महिला उसी चीजों से, उसी गेहूं से अनेकों प्रकार के व्यंजन, वे महिलाएं जो उन दिनों 700 साल की गुलामी के बाद अशिक्षित हो गई थी, परंतु उनकी जो कौशल था, उनकी जो कुशलता थी, उनका जो ज्ञान था, वो ज्ञान उनके पास परिवार से आता रहा, अपने रिश्तेदारों से आता रहा। तमाम तरह के जो कार्यक्रम, जो संस्कार हमारे यहाँ होते थे, जिन संस्कारों में लोग इकट्ठा होते थे, उनमें नॉलेज का आदान प्रदान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सभी बहनें एक दूसरे बहनों से ज्ञान प्राप्त करके एक दूसरे को ज्ञान बांटती। वो भोजन संबंधी कोई भी वस्तु, चाहे वो नाश्ते संबंधी हो, खाने से संबंधित हो, किसी प्रकार की किसी चीज की आवश्यकता शहर से नहीं पड़ती। वही चीज दूध के साथ थी। दूध के इतने व्यंजन गांव में ही बनते थे और गांव में बनने बाद वो शहर को जाते थे और गांव अपने आप में स्वावलंबी। बढ़ई का काम करने के लिए बढ़ई गांव में था, लोहार का काम करने के लिए लोहार गांव में था, और गांव का कुम्हार बर्तन बनाने के लिए गांव में था, लोहार गांव में था, पत्तल बनाने के लिए पत्तल वाला गांव में था। इस तरह से कोई भी काम ऐसा नहीं था जिस काम के लिए गांव वाले को बाहर जाना। यहाँ तक कि वहीं पर गुरुकुल था और वहीं पर उसकी चिकित्सा की व्यवस्था थी। गांव का हकीम या गांव का वैद्य गांव में था। इससे भी आगे बढ़े
गांव की पंचायत ही न्यायपालिका थी। गांव के मुकदमे शहर नहीं जाते, गांव के मुकदमे भी गांव में ही सुलझा लिए जाते। अब आप आज के गांव में निकाला, आज के गांव की स्थिति क्या है? आज के गांव की स्थिति है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीज अब गांव में एक आइटम हो गया है मोनोक्रॉप, जिसको हम कहते हैं कैश क्रॉप। पूरे भारत में आज़ादी के बाद से या कि ये हरित क्रांति के बाद से एक प्रचलन आया मोनोक्रॉप या कैश क्रॉप। अब किसान क्या कर रहा है? एक चीज पैदा कर रहा है। वो चीज क्या कर रहा है? मान लीजिए आप यदि कुछ क्षेत्रों की बात करें, कोई गन्ना पैदा कर रहा है तो केवल और केवल गन्ना ही पैदा कर रहा है। जो कपास पैदा कर रहा है वो केवल कपास और कपास ही पैदा कर रहा है। जो मूंगफली पैदा कर रहा है मूंगफली ही पैदा कर रहा है। यानी हम एक क्रॉप पैदा करें, उसको बेच के कैश लेके आए और उस कैश से दुनिया भर की सारी चीजें खरीद के घर बनाए। आज की स्थिति है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि उस कैश क्रॉप को पैदा करना तो आपके हाथ में है, और उस कैश क्रॉप का भाव लेना, उसको पैसा लेना, उसको बेचना आपके हाथ में नहीं, वो उद्योगपतियों के हाथ में है, वो मार्केट के हाथ में है। अब क्या होता है, हम लोग यदि कैश क्रॉप हमारी ठीक बिक गई, पैसा अच्छा आ गया, तो हम थोड़े दिन के लिए धनवान हो गए, अच्छे पैसे वाले बात है। परंतु ऐसा नहीं हो पाया। तब क्या हुआ? तब हम जो पैसा कर्जा ले लेकर के कृषि में लगाया था, उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं बची। और यही कारण हुआ जो आप सुनते हैं बहुत सी जगह आत्महत्या किसानों को करनी पड़ रही है, वो केवल और केवल इसी कृषि के कारण है कि हम लोग कैश क्रॉप या हम जिसको कहते हैं बिकाऊ खेती पर आ गए। भाइयों बहनों, आज फिर से जो आवश्यकता है, यदि आज देश को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, तो हमको उस बिकाऊ की बजाय टिकाऊ खेती पर आना पड़ेगा। आज हम सारी चीजें, कृषि के जितने इनपुट्स हैं, वो सारे के सारे हम बाजार पर आधारित शहर से खरीद के लाते हैं। हम बीज शहर से लाते हैं, खाद शहर से लाते हैं, दवाइयाँ भी शहर से लाते हैं। हमारी खेती आत्मनिर्भर खेती नहीं बची, हमारी खेती दूसरों पर निर्भर हो गई। आज पूरे देश भर में अनेकों संस्थाएं, अनेकों व्यक्ति इस काम में लगे हैं कि हम अपनी कृषि को फिर से टिकाऊ खेती बना सकें। यानी फिर हम उसी प्रकार से गांव में हर चीज अपने आप पैदा करें, चाहे उसमें हम कपड़े के लिए कॉटन पैदा करें, अन्न के लिए गेहूं और धान पैदा करें, चीनी के लिए, गुड़ के लिए हम गन्ना पैदा करें, हम तिलहन के लिए तिलहन पैदा करें, तेल के लिए, दालों के लिए दालें पैदा करें, और कोई चीज हमको बाहर से न मंगानी पड़े। और इन सब के जो इनपुट्स हैं, इसमें लगने वाला बीज हमारा अपना हो, खाद हमारी अपनी हो, चाहे वो हरी खाद हो, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो, चाहे वो गोबर गौमूत्र से बनने वाले बहुत सारे आज की तारीख में आप जीवामृत वगैरह सुनते हैं वो हो। इन सारी चीजों का प्रयास आज फिर से हो रहा है। और मैं आपको ये बात को बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस तरह से पूरे देश भर में ये एक अभियान के तौर पर, एक आंदोलन के तौर पर चल रहा है, और बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से, बहुत सारे किसान इस काम में जुटे हुए हैं, तो मैं बहुत इस विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि आने वाले 6 वर्षों में, यानी 2026, इसके हम लास्ट डेट मानते हैं कि हम 2026 तक अपनी कृषि को आत्मनिर्भर कृषि या टिकाऊ कृषि के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। इसी कृषि का एक कंपोनेंट दूसरा भी था, वो थी ऊर्जा की आवश्यकता। कृषि की ऊर्जा
टोटल ही पशुओं पर आधारित थी। परंतु 70 के दशक के बाद हमारी कृषि में ट्रैक्टर ने प्रवेश किया और ट्रैक्टर ने पशु ऊर्जा और मानव ऊर्जा दोनों को दरकिनार कर दिया। और यही तो ऊर्जा थी जिस पर देश को आगे बढ़ के आज भी नहीं, कल और कल भी नहीं, आने वाला कल आपको उस पर आना पड़ेगा। हमारे पास दो ही तो ऊर्जा सबसे बड़ी क्या है? 130 करोड़ आबादी, 260 हाथ हैं। तो ये हाथों की ऊर्जा, पैरों की ऊर्जा और पशुओं की ऊर्जा, ये ऊर्जा इस देश के लिए पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से भी अधिक है। आज आप देखते होंगे मनुष्य ने अपनी ऊर्जा का प्रयोग ना तो कृषि में छोड़ा, ना ही पैदल चलने में छोड़ा, ना ही वो साइकिल चलाने को राजी है। आज वो पेट्रोल और डीजल की ऊर्जा पर बैठ के दौड़ रहे। हमको उसे वापस आना पड़ेगा अपनी ऊर्जा पर, मानव ऊर्जा। इसी तरह से कृषि में पशु ऊर्जा पर फिर से हमको वापस होना पड़ेगा। ये आज भी नहीं, कल आना पड़ेगा। और कल यदि आप भारत देश इसको आता है तो निश्चित मानिए पूरा विश्व आपको फॉलो करेगा और पूरा विश्व इसको फिर से, क्योंकि पूरे विश्व में पहले भी पशु ऊर्जा थी, ये फॉसिल ऊर्जा तो बहुत बाद में। आज आप देख रहे हैं एक छोटा सा प्रकृति ने करवट ली और सारी फॉसिल फ्यूल को पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना बंद कर दिया। यदि हम राजी से नहीं मानेंगे, निश्चित माने, गुरुदेव ने कई जगह लिखा है, जो लोग राजी से नहीं मानेंगे वो लोग नहीं संभल पाएंगे, तो हम ऐसा प्रहार करेंगे कि सशक्त भी नहीं बन पाएंगे। तो ये उसी चीज की कड़ी है कि हम लोग अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपनी ऊर्जा से काम लें। दूसरी तरफ और ऊर्जा की यदि बात हम करते हैं, गुरुदेव ने कहा कि इसके बाद यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो दो ऊर्जा विश्व में पर्याप्त है। एक है सौर ऊर्जा और दूसरी है समुद्र से पैदा होने वाली। समुद्र से पैदा होने वाली ऊर्जा का अभी भी उतना दोहन नहीं हो पा रहा है, सौर ऊर्जा पे शुरुआत हो गई, तो वो होगा, उसके लिए भी समय आएगा। अब यदि हम टिकाऊ खेती पर आ जाते हैं बिकाऊ के बजाय, तो फिर दूसरी बात आती है कृषि के बाद पशुपालन। कृषि के साथ साथ गौ पालन का एक चोली दामन का साथ। कृषि गौपालन पर आधारित है, गौपालन कृषि पर आधारित है। गौपालन के विषय में बहुत चर्चा मैंने सुना हो चुकी है। केवल एक बात 1 मिनट की कहूँगा। आज देश में गौपालन में 4 चीजों की आवश्यकता हो गई। सबसे पहली आवश्यकता है नस्ल सुधार। नस्ल हम लोगों ने पिछले 100 वर्षों में बिगाड़ी। 100 वर्ष पहले जिस गाय के दूध का उत्पादन 20 लीटर था, वो आज 1 लीटर, आधा लीटर, चौथा लीटर पर आ गई। उसको वापस 20 लीटर पर ले जाना है अपनी भारतीय नस्ल की गाय को नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना है। दूसरी चीज है चारा सुधार। जितनी ध्यान नस्ल पे जाना है उतना ही चारा पे जाना है। चारे का इसलिए जाना है क्योंकि पहले समय में चरागाह बहुत थी, आबादी मनुष्य की कम थी, जमीन की कम आवश्यकता थी, तो उन चरागाहों से पशुओं का पेट भर जाता था। अब चरागाह खत्म हुई, बैठ के जानवर को खूंटे पर खिलाना है, तो उसके लिए चारे का उत्पादन, सही चारे का चयन, हर मौसम में हरा चारे की व्यवस्था ये हमको करनी होगी। ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है, जब तक नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलेगा, जब तक गाय हमारे लिए दूध के लिए उपयोगी नहीं होगी, तब तक हमको गाय के गोबर और गौमूत्र आधारित बहुत सारे उद्योग हैं जो आपको चर्चा हो चुकी होगी, उनसे हम इतनी इनकम कर सकते हैं कि गाय का पेट भर सकते। और चौथी चीज है पशु ऊर्जा, जिसको मैंने अभी बताया कि हम फिर से कृषि में पशु ऊर्जा का उपयोग करें, मशीनीकरण को
या डीजल की ऊर्जा को संभाल। अब इसके बाद आता है, गुरुदेव एक बात बार बार कहते थे कि किसान के पास इन दोनों कामों के करते हुए भी पर्याप्त समय बचता है, और गांव का यदि उत्थान करना है तो गांव में कुटीर उद्योगों को स्थान देना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि यदि हम टिकाऊ कृषि करेंगे तो हर प्रकार की हम अपने यहाँ पैदा करेंगे तो उसका वैल्यू एडिशन अपने आप में एक बड़ा उद्योग, उसका वैल्यू एडिशन में करना होगा। क्या वैल्यू एडिशन करेंगे? आज तो हम जब टिकाऊ खेती कर रहे हैं तो गेहूं खेत से काटा और सीधे मंडी चले गए, मंडी में जाके अपना गेहूं बेचा, या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई दुकान लगी होगी वहां बेचा, या आड़ती के यहाँ बेचा, पैसा लिए घर आ गए। ऐसा नहीं चलता, उस गेहूं में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा हमें। गेहूं से उसका आटा, उसका दलिया, उसकी सूजी, उसका मैदा, यही बना करके हम तब शहर को उपभोक्ताओं को देंगे। अपनी आवश्यकता से बचे हुए गेहूं के हम ये सारे प्रोडक्ट बनाएंगे गांव के गांव में, और तब ये प्रोडक्ट शहर में जाएंगे। तो इससे दो लाभ होंगे। एक तो लाभ क्या होगा कि शहर की भीड़ कम होगी। आज की तारीख में गेहूं से सारे प्रोडक्ट शहर के उद्योग में बन रहे हैं। आटा भी अब पिस के शहर से गांव में आने लगा है, और सूजी भी गांव में आने लगी है, मैदा भी आने लगी है, दलिया भी आने लगा है, पैकिंग में आ रहा है। उस सारे उद्योगों को चलाने के लिए शहर में उद्योग खड़ा करने के लिए जगह चाहिए, और इतने लोगों को रखने के लिए जगह चाहिए। इन दोनों की कोई आवश्यकता शहर में नहीं पड़ेगी यदि हम ये वैल्यू एडिशन गाँव में करें। यही चीज दालों में आती है। सबसे पहला काम होता है दाल की सफाई, उसके बाद होता है दाल का दलना, उसके बाद होता है दाल की पैकिंग। तो दाल में यही काम करेंगे हम, तिलहन में भी यही काम करेंगे। चाहे तो हम मूंगफली पैदा कर रहे हैं ग्राउंड में, चाहे हम मस्टर्ड पैदा कर रहे हैं, चाहे हम तिल पैदा कर रहे हैं, जो भी हम तिलहन पैदा कर रहे हैं उस तिलहन को हमें शहर नहीं भेजना है। उस तिलहन से तेल निकाल के तेल वहां भेजना है, और वहां से क्या होता है, हम यदि तिलहन भेजते हैं तो वापस तेल भी खरीद के हम मिलाते हैं, और जो उस तिलहन की खल है, जो केक है, वो हम अपने पशुओं के लिए खरीद के शहर से लाते हैं। तो हमने शहर के लिए भी काम बढ़ाया, वहाँ उद्योग लगेगा, वहाँ लोगों का श्रम लगेगा, और गांव के काम को हमने कम कर। तो हमें इस तिलहन का भी यहीं पर तेल निकाल के केक अपने पास रख लेना है, और तिलहन से तेल निकाल करके शहर को भेजना है। भेजना ही नहीं है, फिर इसकी पैकिंग भी करनी है, फिर इसकी ब्रांडिंग भी करनी है, फिर इसका मार्केट नेटवर्क भी हमें बताना है कि इतना तेल हम दे रहे हैं जो मात्र हमारे गांव के लिए तथा पास वाले कस्बे के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि हर जगह खेत है, पूरा भारतवर्ष खेती प्रधान है। तो स्थानीय किसान स्थानीय क्षेत्र के कस्बे का, शहर का भरण पोषण करेंगे। तो इसी तरह से कपड़े के साथ हमें करना है। गुरुदेव ने साफ साफ लिखा है कि कपड़ा भारतवासी तो कम से कम अपना बुना हुआ ही पहने। यदि आज हम क्या कर रहे हैं, कॉटन पैदा की, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा, मंडी गए और बेच के आए। वो ही सारा प्रोसेस जो हम करते थे, उस कॉटन से कपड़ा बनाने तक का प्रोसेस यहीं पर गांव में करना होगा। तो कितने उद्योग शुरू हो गए। इसी तरह से हमारा कारपेंटर है, हमारा लोहार है, हमारा कुम्हार है, ये सारे के सारे उद्योग वापिस हमको यहाँ लाने पड़ेंगे। ये तो वो सारे उद्योग हुए जो हमसे, हमारे खेत से, हमारे गौपालन से संबंधित उद्योग। एक चीज और गुरुदेव ने कहा कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे आप अभी दूध की बात करते हैं, दूध कहाँ पैदा हो रहा है, गांव में पैदा हो रहा है। अब दूध सीधा हम पैक करके भेज दे रहे हैं कहाँ,
डेयरी पर बड़े बड़े ड्रम्स में डेयरी हमारे गांव से दूध को उठा के ले जाती। फिर वही बात आई, वो डेयरी शहर में लगेगी, शहर का श्रम होगा, शहर का उद्योग होगा, शहर की जगह घिरेगी, शहर में पॉल्यूशन बढ़ेगा, शहर में स्लम्स बढ़ेंगे और भी नहीं निकलते। यदि जो लोग आप यदि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले बहुत से भाई हैं, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले बहुत से भाई हैं, आज बॉम्बे जैसे शहरों में भी स्लम्स और तबेले क्यों हैं? इसलिए है कि गांव में किसान को दूध का भाव ठीक नहीं मिला। वो किसान आके बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, अहमदाबाद जैसे शहर में आकर के अपने गाय भैंस को ले आया और उस गाय भैंस को ला करके उसने वहीं पर अपने पशु को रखा और वहीं से दूध निकाल के देना शुरू कर। क्यों साहब, क्या आवश्यकता इस बात की? चारा वहां पैदा नहीं होता, श्रम वहां नहीं है, तो श्रम को भी लेके आया, गाय भैंस को भी लेके आया, शहर के लिए गंदगी बढ़ाई और गांव में रोजगार खत्म किया। उसी दूध को फिर प्रोसेस रहने, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, भारतवर्ष की बहनें, केवल और केवल भारतवर्ष की बहनें हैं जो दूध की प्रोसेसिंग जानती हैं। दुनिया का जितना विकसित देश है, आपको मालूम होगा, आप सब लोग बहुत घूमे फिरे लोग हैं, देखे वाले हैं, कोई भी देश अपने घर में दही बनाना नहीं जानता। कोई भी महिला अपने घर में दही जमाना नहीं जानती। कोई महिला घी बनाना नहीं जानती, मक्खन बनाना नहीं जानती। वो तो केवल उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बड़ी इंडस्ट्री से बन के आते। परंतु भारतवर्ष की महिला भले ही किसी विद्यालय में गई हो या ना गई हो, एक अक्षर उसको पढ़ाई लिखाई का आता हो या ना, परंतु वो कम से कम 150-200 उद्योगों में निपुण है। इतनी जानकारी इस महिला की है कि यदि आप किसी विकसित देश की महिला काम जानती तो उस बेचारी को 10 साल तक पॉलिटेक्निक के कोर्स करने पड़ेंगे, तब जा करके वो उतनी बात सीख पाएगी जितनी हमारी ग्रामीण महिलाएं जानती हैं। कहाँ से जानती हैं? अपने परिवार से जानती हैं, अपने रिश्तेदारों से जानती हैं, अपने गांव वालों से जानती हैं। बिना कोई भी कराए ये सारे काम संभव है। तब फिर क्या करना पड़ेगा? दूध को भी गांव में ही प्रोसेस करना पड़ेगा। हमको दूध नहीं भेजना है, हमको दूध के प्रोडक्ट बना के भेजना है, उसका वैल्यू एडिशन करना है, उससे दही बना के भेजना है, उससे मक्खन बनाना है, उससे घी बनाना है, उससे आइसक्रीम बनानी है, उससे खीर बनानी है, उससे सफेद रसगुल्ला बनाना है, उससे गुलाब जामुन बनानी है, मावा बनाना है। 100 प्रकार के प्रोडक्ट आप गांव में दूध से बना सकते हैं। ये बोझ आप शहर पे न डालें, ये बोझ आप बड़े उद्योगों पर न डालें। ये घरेलू उद्योगों का काम है, हर गांव में होने वाला काम है। और यदि आप इन चीज़ों में वैल्यू एडिशन करके भेजेंगे तो जरा आप कल्पना भी कर सकते हैं, भाव भी देख सकते हैं कि यदि आप उस दूध की आइसक्रीम बना के भेजते हैं तो आपका रिटर्न क्या होगा, और यदि आप दूध बेच रहे हैं तो आपका रिटर्न क्या होगा। इसकी मैं गणना नहीं कर रहा, आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि हमको उसी दूध के 4 गुने 5 गुना पैसा हमको उसका मिलेगा। ये हमको देखने की। अब हम आते हैं इसके अतिरिक्त उद्योग, जो ये ट्रेडिशनल उद्योग हमारे हैं, जो हमारे होते आए हैं और जो हो सकते हैं और जिनको होने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी गुरुदेव कहते थे कोई ना कोई और रोजगार और भी आप सीखो। जैसे गुरुदेव ने 1984 में ही शांतिकुंज में एक छोटा सा गृह उद्योग शुरू कराया, मधुमक्खी पालन।
मेरा एक विषय भी है, इसकी मैं थोड़ी सी 5 मिनट में आपको जानकारी भी दे सकता हूँ। मधुमक्खी पालन गुरुदेव ने 84 में कराया था। गुरुदेव ने ये बोला था कि इस देश में मधुमक्खी पालन की इतनी गुंजाइश है कि हम चीनी का काम शहद से चला सकते हैं। उस टाइम देश में मधुमक्खी पालन नाम मात्र तो था, एक एजेंसी थी केवल, खादी ग्राम उद्योग आयोग, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और इसका रिसर्च सेंटर पुणे में है, सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे। 84 में गुरुदेव ने काम शुरू कराया, ट्रेनिंग शुरू हुई, काम आगे बढ़ा, परंतु दुर्भाग्यवश 1990 में यहाँ कुंभ हुआ और कुंभ में जो सैनिटाइज करने के लिए लोग आते हैं, दवाई छिड़कने के लिए लोग आते हैं, उससे शांति कुंज की मधुमक्खियां खत्म हुई और वो काम उस समय में बंद हो गया। 1995 में मिशन भारत सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को और लेके आगे बढ़ा और उस समय की मैं यदि स्थिति बताऊं तो ये एक छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम है, जो लोगों ने देखे होंगे। लकड़ी की पेटी में मधुमक्खी पालन लोग करते हैं, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की पेटी होती है, उसके अंदर मधुमक्खियां पलती हैं। उस एक पेटी से भारतवर्ष में एक वर्ष में 10-12 किलो शहद का प्रोडक्शन होता था। 1995 की बात मैं कर रहा हूँ। जब उस काम को देखा गया तो उसमें पता लगा कि विदेशों में लोग उस एक पेटी से ही, उसी मधुमक्खी से 100 किलो का प्रोडक्शन लेते हैं एक वर्ष में शहद। खोजबीन हुई, हमारी क्या कमियां हैं, चला होते होते आज 2020 में 25 साल बाद स्थिति यह है कि अब हर वर्ष में भी लगभग ऑन एन एवरेज 60 से 70 किलो शहद एक पेटी से हम लोग निकालते हैं। 1995 में लगभग 30-40 टन शहद पूरे देश में पालतू मक्खी का था। पालतू मक्खी नाम मात्र तो थी। आज 2020 में गुरुदेव के आशीर्वाद से और युवकों के, नवयुवकों के प्रयास से इस देश में इतना शहद हम पैदा कर रहे हैं, कोई आंकड़ा बताना मुझे ठीक नहीं लगता है, पर उसमें से 50,000 टन शहद हम विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी पूरी दुनिया में भारतवर्ष के अलावा 10 लाख टन शहद पैदा होता है। जिस रफ्तार से मधुमक्खी पालन का उद्योग भारतवर्ष में बढ़ रहा है, उसमें मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले 10 वर्षों में, यानी 2030 तक, जितना पूरे विश्व में शहद पैदा होता है 10 लाख टन, उतना शहद अकेले भारत देश में पैदा होगा। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक आश्वासन दे सकता हूँ। इसमें आज लाखों की तादाद में लड़के लगे हुए हैं, नवयुवक लगे हुए हैं और ये बहुत सक्सेसफुल उद्योग बन के हमारे सामने उभरा है। कितना सक्सेसफुल था? जिन लोगों ने 10-5 हजार रुपए से 1995 में काम शुरू किया, 2-4 डब्बों से काम शुरू किया, वे आज हनी प्रोसेसिंग का प्लांट लगाए हुए हैं। वो आज एक बड़े एक्सपोर्टर हैं। आज वो शहद अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। जिन्होंने किसी प्रकार की कोई मदद किसी एजेंसी से, कहीं सरकार से नहीं लेकर के, केवल अपने और अपने श्रम से इस काम को आगे बढ़ाया। और जब श्रम से आगे बढ़ गए तब बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी और सरकारी बैंक उनके पास आए, कहा कि हमसे भी कुछ ले लो, हमारा भी कहीं कुछ थोड़ा नाम हो। ऐसे आज
10,000, 20,000, 30,000 लोग नहीं हैं, ये संख्या लाखों में है। और मैं आपको आश्वासन दूं कि आने वाले 10 साल मधुमक्खी पालन इंडस्ट्री का बहुत ही शाइनिंग टाइम है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम में विशेष रुचि ले रहे हैं और उसके लिए विशेष बजट आलोट करते हैं। वो काम बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है। अभी इसी में दूसरे काम की मैं बात और करूं, एक छोटा सा काम हम लोगों ने यहाँ शुरू किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। 2003 में शुरू किया, शांति बनी। आप लोग जो भी आए होंगे उसमें देखा होगा। ये भी एक ऐसा उद्योग है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये नगर पालिकाओं के लिए तो भार है, परंतु एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ी एंटरप्राइज है। हम लोग बहुत कूड़ा तो नहीं निकालते, थोड़ा बहुत कूड़ा निकालते हैं, परंतु जो भी कूड़ा है वो कोई भी कूड़ा नहीं है, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। उसे हम रीयूज भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं, रिसाइकिल भी करते हैं। यहाँ पर हम गीले कूड़े से कंपोस्ट बना करके इसको रिसाइकिल करते हैं, वो कंपोस्ट काम में लाते हैं, कंपोस्ट बेचते हैं। और जो नॉन डिग्रेडेबल कूड़ा है उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था शांति में नहीं है, उसको प्रोसेसर को बेचते हैं, उससे पैसा आता है। और जो गत्ता और कागज जितना आता है उसकी रिसाइकलिंग हम लोग यहाँ करते हैं और उससे फिर से नया कागज बनाते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी और शांति को इसके कागज की आवश्यकता हमारे इस रिसाइकलिंग प्लांट से पूरी होती है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी अपने आप में एक एंटरप्राइज है। बहुत लोग इस काम को कर सकते हैं, बहुत गुंजाइश है अभी भी पूरे देश में इस काम को करने की। बहुत लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है, बहुत एंटरप्रेन्योर इसमें काम आ सकता है। इसके बाद एक और छोटा सा कार्यक्रम सन 2000 में मिशन ने शुरू किया। मैं अभी उन कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सन 51 से ही गुरुदेव कर रहे हैं, उसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। आपने देखा है कि वहाँ कितने ट्रेड हैं, मथुरा में कितने ट्रेड यहाँ आकर के जब 71 में गुरुदेव यहाँ आए तो यहाँ भी स्वावलंबन वर्कशॉप सबसे पहले स्थापित की थी। उसमें भी कारपेंट्री, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, रेडियो मरम्मत, स्याही बनाना, घड़ी की मरम्मत और तमाम प्रकार के पापड़ बनाना और ये अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, लैमिनेशन, फोटोग्राफी, ये सारे उद्योग तो हमारे चल ही रहे हैं सन 51 से। मैं इसके बाद जो जो उद्योग शुरू हुए हैं उनकी मैं यहाँ केवल चर्चा कर रहा हूँ। सन 2000 में मिशन ने शुरू किया वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट भी केंचुआ हम लोग यहाँ बोलते हैं, गुजराती या मराठी में इसका कुछ और नाम है इस वर्म का। ये रेड वर्म कहलाता है, छोटा होता है। इसके पालने का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम महाराष्ट्र से सीख के आए, देवलापार से। नागपुर के पास में गौशाला है देवलापार, वहाँ हम फरवरी 2000 में लोगों ने गोबर गौमूत्र के प्रोसेसिंग की और वहीं से हम लोगों ने ये वर्मी कंपोस्ट की बात सीखी। जब हम लोग चले तो वहाँ से हमको 2 किलो वर्म्स भेंट में मिले थे। तो 2 किलो वर्म से ही आज की स्थिति यह है कि हम देश में कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग प्रारंभ ना हो गया, पूरे देश में। वजह क्या है? इस वर्म की 2 बड़ी खास बातें हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको शांतिकुंज में जगह दी, समय दिया और अब प्रशिक्षण देते हैं। इसकी 2 क्या खास बातें हैं? पहली इसकी खास बात है कि ये केंचुआ अपने वजन के बराबर रोजाना भोजन करता है। यानी यदि आपके पास में 10 किलो केंचुआ है तो उसको खाने के लिए 10 किलो भोजन रोजाना चाहिए। इसका भोजन क्या है? इसका भोजन है ऑर्गेनिक वेस्ट।
ऑर्गेनिक वेस्ट इसका भोजन है। गोबर इसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। तो पहली इसकी खास बात क्या हुई कि ये अपने वजन के बराबर रोजाना 24 घंटे में भोजन कर लेता है। दूसरी खास बात इसकी है कि ये अपने परिवार को बहुत तेजी से बढ़ाता है। कितना तेजी से बढ़ाता है कि साल में लगभग 100 गुना ये हो जाता है। जब ये दो खूबियां हम लोगों ने इसकी देखी तो ये समझ में आया कि ये तो इस देश की बहुत सारी समस्याओं का हल करता है। क्यों कि इससे जो बनने वाली कंपोस्ट है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कह रहे हैं, ये कंपोस्ट दुनिया में सर्वोत्तम कंपोस्ट। इससे अच्छी कोई कंपोस्ट नहीं है जो हमारी कृषि कार्य के लिए उपयोगी। तो जब इसको हम लाए, अब आप इसके एक कैलकुलेशन करके देखें कि यदि आप शांति में आए, ट्रेनिंग की और 1 किलो केंचुआ लेके चले गए, तो अभी तो आपको उसके लिए 1 किलो रोजाना भोजन चाहिए, परंतु 1 साल बाद उस 1 किलो कितना हो जाएगा? 100 किलो, 100 kg। यानी 1 साल बाद आपको उसके लिए 100 किलो भोजन चाहिए। उसके 2 साल बाद क्या बात होगी साहब? 1 साल तो बीत गया, उसके 1 और साल अगले साल क्या होगा? यानी आज से 2 साल बाद उस 100 किलो का 100 गुना यानी 10,000 किलो, यानी 10 टन, यानी 1 ट्रक लोड। तो आपको 2 साल के बाद इस 1 किलो केंचुए के लिए जो आज लेके गए थे 10,000 किलो ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिएगा, उसके लिए भोजन चाहिए। और साहब यदि 3 साल की बात करें तब 10,000 किलो यानी 10 टन यानी 1 ट्रक लोड। 3 साल के बाद क्या स्थिति बनी? 3 साल के बाद स्थिति बनी 100 ट्रक लोड, यानी 1,000 टन आपको उसके लिए ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए, उसका पेट भरने के लिए, नहीं तो उसको उपवास करना पड़ेगा। अब कोई आदमी केवल इसलिए कि वेस्ट को खाता है केंचुआ पालन करने नहीं जाता। केंचुआ पालन क्यों करे? केंचुआ पालन इसलिए करेगा कि ये इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट है, ये इसकी इकोनॉमिक्स। इससे जो हमारी कंपोस्ट बनती है, उस कंपोस्ट को बनाने में यदि हम ये कूड़ा करकट खरीद भी रहे हैं तो कूड़ा करकट हमको 50 पैसे किलो में मैक्सिमम मिल जाता है। और इस 50 पैसे किलो में 2 किलो वेस्ट से, यानी गोबर से या ऑर्गेनिक वेस्ट से 1 किलो वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। यानी 1 रुपए का रॉ मटेरियल इसमें लग गया, 1 रुपया इसकी प्रोसेसिंग में खर्चा आ जाता है। उस 1 रुपए की प्रोसेसिंग से मिला करके हमारा 1 रुपए का रॉ मटेरियल, 1 रुपए की प्रोसेसिंग, 2 रुपए किलो की खाद हम तैयार करते हैं। और इस खाद का जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो हम बिना छाने ऐसे ही किसी को लोड करा दें तो 4 रुपए किलो, यानी 2 रुपए किलो का प्रॉफिट। तो यदि कोई आदमी एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपने गांव में डालता है, केवल 1,000 किलो कंपोस्ट तैयार करता है, तो उसकी 2,000 रुपये रोजाना की आमदनी संभव है, बहुत आराम से संभव है। तो ये ऐसे आज हजारों की तादाद में नवयुवक इस काम को कर रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा, इसमें ऐसे ऐसे भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी आमदनी साल में 2 करोड़ 2.5 करोड़ के बीच में होती है, केवल कहीं से? केंचुआ पालन। क्या क्या चाहिए? कोई सरकारी लाइसेंस, परमिट, बिजली, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, केवल वेस्ट और केंचुआ और आप, ये आपकी इंडस्ट्री चालू है। इसके लिए 2 दिन का प्रशिक्षण हम लोग शांति में देते हैं। 2 दिन का प्रशिक्षण इसके लिए पर्याप्त। मैंने पहले भी जो मधुमक्खी की बात की थी, उस मधुमक्खी में भी एक चीज बता दूं कि वो थोड़ा सा बड़ा उद्योग है, उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है।
जैसे मैंने बताया कि बहुत छोटे से काम शुरू करके लोग एक्सपोर्टर तक तैयार हो गए हैं, और ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जिनकी आमदनी 1-2 करोड़ रुपए सालाना बहुत आराम से है। तो भाइयों बहनों, मैं अब 1-2 चीज और बताना चाहता था, पर मुझे लगता है समय नहीं बाबू जी, आप कम है। बता दीजिए, आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम और ले लूँ? हाँ हाँ, प्लीज बता दीजिए। ठीक है। तो एक बेसिक बात ये होगी कि ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, इनसे आज हम इस बात को मिशन बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम पूरे भारत के युवाओं को रोजगार देने की स्थिति में हैं। यदि कोई आदमी बेरोजगारी की बात करता है तो बेरोजगारी की बात मिशन की श्रेणी में कम से कम नहीं आती। देखने में क्या आ रहा है कि बेरोजगारी 2 तरह की है। एक क्या है कि लोगों ने डिग्रियां ले ली, बच्चों ने डिग्रियां ले ली, पर उन डिग्रियों के अनुरूप योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए किसी भी कारण से। तब फिर उस डिग्री के हिसाब से जब हम जॉब मांगने जाते हैं, योग्यता उतनी नहीं है तो हमको जॉब नहीं मिल पाती। आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि तमाम कंपनियां आती हैं अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, और वहाँ वो देखती हैं कि 5-6% से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते। इस बात को थोड़ा ध्यान देना होगा कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी क्यों कम है। दूसरी बात यह है कि हम श्रम से बच रहे हैं। जो मैं दोनों काम बताए हैं, इनमें लाखों करोड़ों लोगों की अभी गुंजाइश है। जितने काम मैंने वैल्यू एडिशन के गांव के बताए हैं, उसमें इतनी गुंजाइश है कि गांव का कोई भी युवक शहर में पलायन करने की जरूरत नहीं, पर आवश्यकता है श्रम की। कल गंभीर सिंह भाई साहब ने बताया था, श्रम गायत्री की माँ है। श्रम के बिना कोई चीज संभव नहीं। श्रमम विनयन किमपि साध्यम। श्रम के बिना कोई चीज आप नहीं साध सकते। इसलिए भाइयों बहनों, यदि हम श्रम करने को तैयार हैं, हम सेवा करने को तैयार हैं, हम गुरुदेव का काम करने को तैयार हैं, हम गुरुदेव की विचार क्रांति अभियान में जाने को तैयार हैं, गुरुदेव के रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाने को तैयार हैं, तो फिर ये देश की छोटी मोटी समस्याएं कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देंगी। एक छोटी सी मैं एक कहानी आपको बता कर अपनी बात को बंद करूँ। जो मेरे सामने की घटित कहानी, इसलिए कि अभी हम बात कर रहे हैं केवल भारत देश। हमने इस बात को नहीं अभी कहा कि युग परिवर्तन कैसे हो। गुरुदेव ने तो युग परिवर्तन की बात की, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की बात की है, भारत को स्वर्ग बनाने की बात नहीं की है। एक छोटी सी बात, कैसे कैसे गुरुदेव कहाँ से पकड़ के लोगों को लाते हैं और कैसे काम दुनिया में हर देश में गुरुदेव के चल रहे हैं, इसके एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति अमेरिका में साइमन नाम का एक एनजीओ चलाता था। उस एनजीओ का काम था सीनियर सिटीजन के मकानों की फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करना, जिससे कि वो सर्दी से बच सके। उस एनजीओ को इस काम को करते करते बीच में दिखाई दिया कि बहुत सारे लड़के बच्चे जो कम उम्र के हैं, 10-12 साल की उम्र के हैं, वो अनाश्रित के रूप से घूम रहे हैं, जिनके माँ बाप उनकी केयर नहीं कर रहे। उन्होंने पता किया तो पता लगा ये सिंगल पेरेंट चाइल्ड है और उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से नहीं। तो उन्होंने, उसकी एनजीओ ने कोशिश की कि हम इस काम को भी अपने हाथ में लें। ऐसे जो बच्चे मिलेंगे, हम उन बच्चों को पूरी तरह से देख रेख करें। थोड़े ही दिन में, 15-20 दिन के अंदर ही उनके पास ऐसे 45 बच्चे तैयार हैं। अब 45 बच्चों के लिए उनके पास साधन नहीं। अमेरिका में क्या है कि यदि आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ा साथी आपका वहाँ की पुलिस है। तो वो एनजीओ, वो मिस्टर साइमन
उन 45 बच्चों को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बोले भाई इसी तरह से हमने प्लान करके 45 बच्चे इकट्ठे हो गए, अब हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम इन बच्चों को कुछ देख रेख कर सकें। वहीं पर कोई भारतीय नागरिक बैठे हुए थे थाने में, या शायद उस थाने में ही कुछ एम्प्लॉय थे। उन्होंने कहा भाई कैसी एनजीओ चलाते हो आप, 45 बच्चों का भरण पोषण भी नहीं कर सकते तो एनजीओ कहेगी तुम्हारी। तो साइमन ने उनको डांटा कि तुम इंडियन लोग जिनको खुद खाने को नहीं मिलता तुम ऐसी बात करते हो। तो उन लोगों में थोड़ी बहस हुई और उस बहस का रिजल्ट ये हुआ तो भारतीय ने कहा कि भारतवर्ष में ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जहाँ हजारों लोगों को रोजाना भोजन मुफ्त में कराया जाता है। होते होते बात इतनी बढ़ी कि साइमन को भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा और साइमन 1 महीने का भारत का टूर बना करके आ गए। उन्होंने कहा जब आप दिल्ली उतरोगे ही तो नज़दीक में सबसे पहले आपको हरिद्वार पड़ेगा, आप हरिद्वार चलिए। हरिद्वार में भी उन्होंने शांति का पता दे दिया और शांति में टेलीफोन कर दिया कि यार एक साइमन नाम का आदमी आ रहा है, इसको रिसीव कर लेना, 2-3 दिन आपके यहाँ रुके। जो कल आपको बात कर रहे थे अगमवीर सिंह भाई साहब, उन्होंने ही उनको रिसीव किया और अगमवीर सिंह भाई साहब के पास ही साइमन आकर उन्होंने आते ही सबसे पहले भोजन के बारे में पूछा कि क्या आपके यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था है। तो उनको भोजनालय दिखाया गया। जब भोजनालय उनको दिखाया गया उन्होंने देखा कि यहाँ तो हजारों आदमी भोजन कर रहा है। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा कि आप पेमेंट कहाँ करते। उन्होंने कहा कहीं नहीं करते। तो बोले फिर पहले टोकन लेके आते होगे। बोले कहीं से नहीं लेके आते। बोले फिर फंडिंग कहाँ से हो रही। बोले कहीं से नहीं हो रही, हमें तो फ्री खाना नहीं। साइमन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो 3 दिन के लिए हरिद्वार आए थे। 3 दिन के बाद उन्हें आगरा जाना था, आगरा के बाद बम्बई जाना था, बम्बई के बाद उन्हें बनारस कलकत्ता जाना था। तो 3 दिन तक वो जो लोग भोजन करने आते थे उनके पीछे पीछे चल के आए और जब भोजन करके निकल जाते थे उनके पीछे पीछे जाए। उनको ये बात आती नहीं आई कि 3 दिन तक वो देख नहीं पाए कि यहाँ की पेमेंट की व्यवस्था क्या है। उनको जाना था आगरा। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पाया इस मिशन को, मेरा आगरा का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मैं सीधे बॉम्बे जाऊँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वे साइमन जी यहाँ पर उस 3 दिन के बजाय पूरा 1 महीना रहे, मिशन को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई और दिलचस्पी के बीच बीच में हम लोग उनसे जब बात करते थे वो रोजाना वो जर्नलिस्ट भी थे। उनके माता पिता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो खुद भी MBA थे और जर्नलिस्ट भी थे। तो उनको रोजाना यहाँ से एक लेख लिख के अमेरिका गए थे और उस लेख का पेपर की कटिंग का फैक्ट यहाँ था। तो रोजाना एक आर्टिकल वहाँ भेजते। उन्होंने यहाँ लिखा 2-3 आर्टिकल की मैं एक छोटी छोटी बात उनको बताता हूँ। हमने कहा भाई साइमन जी हमारे यहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है देश में, यहाँ की समस्याओं पे कुछ समाधान आप बताओ। साइमन बोले इस 1 महीने में एक ही बात समझा हूँ कि भारत में तो कोई समस्या है ही नहीं, समस्या तो केवल अमेरिका में। हमने कहा अरे भाई हमारे यहाँ इतना गार्बेज की प्रॉब्लम है, यहाँ कहाँ गार्बेज। बोले आपके यहाँ तो गार्बेज बाहर पड़ा रहता है, अमेरिका में तो गार्बेज दिमाग में भरा हुआ है। अमेरिका तो अमेरिका रह ही नहीं सकता है जिस तरह से उसका गार्बेज दिमाग का नहीं था। उस इंसान ने, हमने कहा यहाँ की हाउसिंग प्रॉब्लम, तो उन्होंने तुरंत दिखाया। हमारे यहाँ एक लेबर शहर में रहती थी, 20 फीट चौड़ी एक टीन शेड पड़ा हुआ था। उसने कहा देखो इस 20 फीट के साइड में 7 आदमी कितने कंफर्टेबली सो रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक आदमी को 1 एकड़ का बंगला चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम है हाउसिंग, आपकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अमेरिकन सरकार को लिखा कि दुनिया को यदि आगे चलना है और जीवित रहना है तो उसको शांतिपूर्ण मॉडल पे अपने देश को चलाना पड़ेगा। ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी अमेरिका सरकार को। अमेरिका सरकार ने वहाँ से डेलीगेशन भेजने की बात की, किसी कारण से वो नहीं आ पाया, परंतु फिर से साइमन को यहाँ भेजा गया कि अब क्या आप ऑफिशियल स्टडी करके आओ, क्या क्या चीज़ें हो सकती।
उन्होंने फिर यहाँ अच्छे से स्टडी करके अब वो यज्ञ करना, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों में निपुण हो चुके थे। इसके बाद जब वो यहाँ से जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपना बंगला छोड़ के एक कमरे का मकान किराए पे लिया। वो भी वो मकान लिया जिसमें टॉयलेट नहीं, टॉयलेट इस्तेमाल करते थे नगर पालिका का। और उन्होंने अपने मंगेतर से कहा कि मैडम, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरे पास समय नहीं, अब मुझे जो शिक्षाएं शांति कुंज से गुरुदेव से मिली हैं उसको अमेरिका में फैलाना है और उसको प्रसारित करना है, मेरे पास अब कोई समय आपके लिए नहीं। आपको ताजुब होगा, उसके मंगेतर और माँ इस बात से ज़्यादा दुखी हुए और ये देखने के लिए कि हमारे बच्चे को किस तरह से इन लोगों ने बिगाड़ा है, उस जगह को हम भी देख पाएंगे, तो वो भी लोग शांति को जाए और यहाँ आके एक महीना रुके। और 1 महीने के अंदर उन्होंने यहाँ रह करके जो चीज़ें सीखी, वहाँ जाने के बाद उन्होंने उनकी मदर ने साइमन की $2 लाख साइमन को दिए और कहा, बेटा अमेरिका में ही एक शांति कुंज जैसे शक्तिपीठ बनाओ और इस शक्तिपीठ को आप अमेरिका के लोगों को ज्ञान बांटने में इस्तेमाल। आप ताजुब करेंगे कि उनकी शक्तिपीठ आज बहुत एक्टिव है, तमाम परिवार उनसे जुड़े हुए हैं। वो सारे नियम जो हम फॉलो यहाँ करते हैं उनको बहुत सख्ती के साथ वो अमेरिकन से फॉलो कराते हैं। रोजाना यज्ञ, रोजाना गायत्री उपासना, ये सारे कार्यक्रम वहाँ चल रहे हैं। मैं उस शक्तिपीठ को विजिट करके आया हूँ, देख के आया हूँ और यकीन मानिए कि वो इतनी तेजी से काम कर रहे हैं जैसे आप यहाँ शांति में बैठ के हम लोग कर। और इसी प्रकार के तमाम एग्जाम्पल दूसरे देशों की हैं, जिनके लिए अब समय नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे करके आपसे प्रश्नोत्तरी के लिए प्रार्थना करता हूँ। खूब धन्यवाद बाबूजी। यानी आपने इतना सरल वे से पूरा स्वावलंबन, गुरु जी का विजन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन और हम कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली इसको, आपने इतना सरल वे से हमको बताया। तो मुझे लगता है बहुत युवा जुड़े हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी और पूरे देश से जुड़े हुए हैं, राजस्थान वगैरह से। सो उनके बहुत प्रश्न हैं, मैं एक एक करके सबके प्रश्न ले रहा हूँ। सबसे पहले जयश्री काले दीदी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना प्रश्न पूछिए बाबूजी को। जयश्री काले दीदी, अपना प्रश्न पूछिए। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। आपने जैसे बताया कि शांति कुंज में आकर के ट्रेनिंग लेना, पर वो सबको